गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। अपन रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर था अपना चैप्टर नंबर 4 वो स्टार्ट कर रखा है अपन ने। तो उसकी 3 क्लासें हो गई थी, चौथी क्लास आज शुरू करेंगे अपन। तो उसमें पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने इसके अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक और वेग नियम या वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बारे में चर्चा की थी। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो है वेग स्थिरांक की इकाई। आज देखेंगे अपन वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई। तो पिछले ही क्लास में अपन ने देखा था वेग का सूत्र, जैसे अभिक्रिया होती है a प्लस बी से प्रोडक्ट p बन रहा है, तो इसका वेग स्थिरांक देखा था अपन ने dx अपॉन dt बराबर आया था k a और b। dx अपॉन dt बराबर v, तो k a और b, ये अपने पास में समीकरण आया था। ये वेग है, के वेग स्थिरांक है, ठीक है ना, अभिक्रिया वेग स्थिरांक, और a और b अभिकारक हैं, समझ गए। तो वेग स्थिरांक की इकाई के बराबर, ठीक है ना, इसमें अपन ने देखा था जहाँ के बराबर अभिक्रिया वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग स्थिरांक, ठीक है। तो के बराबर क्या हो जाएगा भाई, के साथ में ये राशि है तो सामने वाले में भाग लग जाएगा v अपॉन ए और b, ठीक है। एक की जो एक का जो सूत्र है वो एक की जो इकाई है वो है सांद्रता, सूत्र होता है इसका सांद्रता अपॉन समय। तो के सांद्रता अपॉन समय, और ये आ जाएगा, ये क्या है, ये भी सांद्रता है, तो सांद्रता और सांद्रता की पावर n, इस प्रकार होगा ये, ठीक है ना। वेग बराबर सांद्रता अपॉन समय, कहने का मतलब dx अपॉन dt है तो सांद्रता अपॉन समय, तो ये आ जाएगा। और ये दोनों a और b हैं, ये क्या है, ये a और b अभिकारकों की सांद्रताएं हैं, तो इन दोनों की सांद्रताएं, तो इसको हल करेंगे अपन के, नीचे लिख लेता हूँ एक बार, के बराबर सांद्रता, ठीक है, सांद्रता का कोष्टक में ले लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस n, ठीक है, और फिर समय इनवर्स, ये आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास में। इसके हिसाब से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, अभिक्रिया वेग स्थिरांक, अभिक्रिया कौन सी कोटि की है उसके हिसाब से इसका वेग स्थिरांक ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद में सांद्रता की इकाई क्या होगी, सांद्रता की इकाई होगी तो के बराबर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n कोष्टक में, है ना, और समय का होता है सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा भाई। सेकेंड इनवर्स, तो इस प्रकार ये वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी कोटि की है, n बराबर आ जाएगा, शून्य कोटि की है n बराबर 0 आ जाएगा, प्रथम कोटि की है n बराबर 1 आ जाएगा, द्वितीय कोटि की n बराबर 2 आ जाएगा, तृतीय कोटि की n बराबर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ n का मान रख के अपन अभिक्रिया की कोटि, ये अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको एज इट इज जैसे लिख रखा है मैंने वैसे ही उतारेंगे वेग स्थिरांक की इकाई को, ठीक है ना। तो आप उतार लें, पहले पूरे को यहाँ तक उतारेंगे, इसके बाद में ये उतारेंगे सबके लास्ट में, फटाफट उतारें।
नंबर 1.0 कोटि अभिक्रिया 0 कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक है ना। तो 0 कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई याद कर सकते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई इसके लिए 0, n बराबर 0। तो उसी सूत्र में रख सकते हैं k बराबर मोल k 0। k किसके लिए आ गया? 0 कोटि के लिए आ गया। तो मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। तो n बराबर 1, तो k 0 बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 और सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 0 का मतलब ये का यही हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये हो गई 0 कोटि के अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई। 0 कोटि के अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई आप इसमें भी लिख करके निकाल सकते हैं, बात एक ही है, उसमें लिख के निकालो चाहे। ठीक है ना। तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो उतार लें भाई 0 कोटि के लिए। नंबर 2 प्रथम कोटि लिख देंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो इसके लिए n बराबर क्या आ जाएगा भाई 1 और k 1 बराबर मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो देखो k 1 बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। k1 मोल लीटर इनवर्स और इसकी घात क्या हो गई 0। तो इसका मतलब 0 का मतलब क्या होता है 1। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उस पूरी राशि का मतलब हो जाता है 1। ठीक है ना। तो k1 बराबर इसका मतलब तो 1 हो गया, तो सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार ये आ गया आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो इसको आप उतार लें इसी प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई। तो इसको आप उतार लें। सेकेंड इनवर्स या समय इनवर्स आता है इसका। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई उतारें आप इसे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की
इकाई। समय इन्वर्स होता है यानी सेकंड इन्वर्स। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, n बराबर कितना आ गया, द्वितीय कोटि का मतलब 2, n बराबर द्वितीय कोटि का मतलब 2। तो K2 बराबर मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इसकी 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। हाँ तो देखो अब n बराबर 2, तो ये सूत्र अपने पास में, तो K2 बराबर n बराबर 2 रख देंगे इसमें, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। K2 बराबर इसका क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स पावर इनवर्स और ये सेकेंड इनवर्स। तो K2 बराबर मोल इन्वर्स हो जाएगा और लीटर सेकंड इन्वर्स। यह आ जाएगी इसकी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। मोल इन्वर्स है लीटर फिर सेकंड इन्वर्स, तो इस प्रकार ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। अब n बराबर जितना भी दिया गया हो, तृतीय कोटि चतुर्थ कोटि पंचम कोटि जो भी दिया गया हो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उतार लीजिए इसे आप। और ये वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात इस तरीके से करते हैं। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक आता है अणुसंख्यता। अगला टॉपिक है अणु संख्यता। अणुसंख्यता, अणुसंख्यता की परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं परमाणु की कुल संख्या उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है।
उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इनकी जो कुल संख्या है वही उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। कहने का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु परमाणु आयन भाग ले रहे हैं वही उसकी अणुसंख्यता कहलाएगी, अर्थात उससे ही अणुसंख्यता माना जाता है। ठीक है ना। जैसे H2 + Cl2, इससे बन रहा है 2HCl, इससे 2HCl बन रहा है। तो देखो एक अभिकारक अणु यह है, एक अभिकारक अणु यह है, तो अणुसंख्यता कितनी हो गई? अणुसंख्यता बराबर 2। जैसे A से बन रहा है B, इसकी अणुसंख्यता बराबर 1। ठीक है ना। अणुसंख्यता बराबर 1। इसी प्रकार N2 + H2, तो इससे बन रहा है NH3, तो इसकी अणुसंख्यता बराबर 4। अणुसंख्यता बराबर क्या आ गई इसकी? 4 आ गई। ठीक है ना। इसी प्रकार इधर 2A + B से क्या बन रहा है? P, तो अणुसंख्यता बराबर 2 + 1 बराबर 3। 2 तो ये हो गए और 1 ये हो गया, 3 हो गए। ठीक है ना। इधर देखो 3 इसके, 1 इसका, 4 हो गए, 1 इसका, 1 इसका, 2 हो गए, ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा। तो अणुसंख्यता किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु या परमाणु भाग ले रहे हैं वही उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। इसके आधार पर बता सकते हैं। इसके बाद में नाम, अणुसंख्यता का मान सैद्धांतिक होता है। यह एक सैद्धांतिक राशि है। यह एक सैद्धांतिक राशि है। ठीक है ना। सैद्धांतिक राशि है, वे देख के बता सकते हैं अपन कि इसकी अणुसंख्यता कितनी है। इसका मान पूर्णांक संख्या में होता है। इसका मान पूर्णांक संख्या में होता है। पूर्णांक संख्या में ही होता है इसका मान। ठीक है ना। तो ये है अणुसंख्यता। अणुसंख्यता की दोबारा से देख लें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी? अणुसंख्यता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे A से बन रहा है B, तो एक ही है परमाणु या अणु, तो इसकी अणुसंख्यता 1। 2A + B, तो 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, बराबर अणुसंख्यता कितनी हो गई? 3। H2 + Cl2, तो 2HCl बन रहा है, तो इसकी अणुसंख्यता देखो, ये हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन का अणु है, तो अणुसंख्यता होगी 2। N2 + 3H2, तो इसकी अणुसंख्यता देखो, एक तो नाइट्रोजन का अणु है और 3 हाइड्रोजन के अणु हैं, तो 3 + 1 बराबर कितना हो गया? 4। ये एक सैद्धांतिक राशि है, देख करके बता रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। इसका मान पूर्णांक संख्या में होता है। तो आप लिखेंगे, टॉपिक डाल लेंगे अणुसंख्यता, अणुसंख्यता, और इसमें लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं या परमाणुओं या आयनों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं या आयनों, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या
अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है कि कुल संख्या, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। इसके बाद में आप नीचे इसके एग्जाम्पल उतार लेंगे। ये रहे, ये एग्जाम्पल पूरे उतार लें, अणुसंख्यता लिख लेंगे इनकी, फटाफट उतारें। नीचे लिखेंगे भाई, पूरे उदाहरण उतारने के बाद में उतार लें आराम से। नीचे लिखेंगे यह एक सैद्धांतिक राशि है, यह एक सैद्धांतिक राशि है सैद्धांतिक राशि है। नीचे लाइन में लिखेंगे इसका मान पूर्णांक संख्या में होता है, इसका मान पूर्णांक संख्या में होता है, पूर्णांक संख्या में होता है। ठीक है, तो ये तो है अणुसंख्यता भाई, जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है अणुसंख्यता के बारे में। ठीक है ना, बहुत सी बार पूछा जा चुका है। प्रश्न उदाहरण देकर के अणुसंख्यता पूछ सकता है, अणुसंख्यता के बारे में पूछा जा सकता है, उदाहरण के द्वारा समझाओ ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अणुसंख्यता और एक अभिक्रिया की कोटि में संबंध पूछा जा सकता है। तो अगला टॉपिक आएगा अभिक्रिया कोटि, अभिक्रिया कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो देखो ये अणुसंख्यता के तरह का ही एक टॉपिक है। तो अभिक्रिया की कोटि में क्या होता है, परिभाषा क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणुओं की
सांद्रता में परिवर्तन होता है उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है ना, यानी जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी परिभाषा है इसकी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद के वेग व्यंजक में सांद्रता पदों के घातांक का योग, सांद्रता पदों वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इस प्रकार यानी कि दो परिभाषाएं हो गई इसकी। ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे एक तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उनकी संख्या को कहा जाता है अभिक्रिया की कोटि। या फिर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसका वेग निर्धारक पद है, उसका वेग व्यंजक बना लेंगे, उसके बाद में उसके सांद्रता पदों की घातांक का योग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे समीकरण देखते हैं अपन, x a प्लस वाई बी, x a प्लस वाई बी, तो इसका वेग व्यंजक हो गया अभिक्रिया वेग, है ना। तो अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती हो गया भाई? ठीक है, तो अभिक्रिया वेग a की पावर क्या है x, a की पावर x आ जाएगी और b की पावर y, ये आ गया। बस सीधा इतना ही निकालना है, इसके बाद में अपन निकाल लेंगे। तो इसके घातांक कौन कौन से हैं? x और y। अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर x प्लस वाई, इसी से आएगा x प्लस वाई, बराबर रख सकते हैं इसके n, बराबर क्या रख सकते हैं? n रख सकते हैं। ठीक है ना, बराबर n, तो यह आ जाएगा। इसके बाद में यह है अभिक्रिया की कोटि, n से निरूपित करेंगे। इस प्रकार ऐसे ज्ञात कर सकते हैं अपन। इसके बाद में जो अभिक्रिया कोटि होती है वो एक प्रायोगिक राशि है। ये क्या है? यह है एक प्रायोगिक राशि है। प्रायोगिक राशि है, प्रयोग के बाद में पता पड़ रहा है अपन को, जबकि उसमें सीधा ही बता सकते हैं अपन। इसका मान शून्य भिन्नात्मक तथा पूर्णांक संख्या में
हो सकता है। ठीक है, शून्य भिन्नात्मक पूर्णांक संख्या में हो सकता है। तो इस प्रकार इस ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 2NO2 प्लस O2, तो ये बन रहा है NO, तो 2NO2 बन रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार ये 2NO से 2NO2 बन रहा है। तो इसमें अभिक्रिया वेग इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। इसका अभिक्रिया वेग, ठीक है, बराबर K लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा सकते हैं। और K NO के पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 इसके सामने गुणांक लगा हुआ है, और O2। ठीक है, इसी प्रकार अभिक्रिया कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अब अभिक्रिया की कोटि, तो देखो 2 इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 अर्थात 3 होगी। तो यह आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि ऐसे ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया की कोटि यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है अभिक्रिया की कोटि। या फिर अब सांद्रता पद्धति में तो हमें पता पड़ेगा कि भाई कौन से सब विकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। ये तो एक राशि प्रायोगिक राशि ही है। और इसके बाद में यानी अभिक्रिया वेग निर्धारक पद के वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांक का योग, सांद्रता पदों के घातांक का योग करने का मतलब ये 0 होगा तो 0 गिना लिया जाएगा, 1 होगा तो 1 गिन लिया जाएगा, 2 होगा तो 2 गिन लिया जाएगा, जितने भी सांद्रता पदों के घातांक है उसके आधार पर। अब अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। तो अभिक्रिया वेग निर्धारक पद यानी सबसे धीमी गति से होने वाले पद से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। एक जो अधिकता में जो पदार्थ होता है वो अभिक्रिया की कोटि में नहीं गिना जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो पदार्थ अधिकता में होता है, जहाँ भी H2O आता है वह H2O अभिक्रिया की कोटि में नहीं गिना जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे अम्ल का जल अपघटन किया जाता है या फिर किसी शर्करा का जल अपघटन किया जाता है तो वहाँ जल के अणु को नहीं गिना जाता है, अर्थात जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है वहाँ, इसलिए उसे नहीं गिना जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि है, एक प्रायोगिक राशि है ये। ठीक है ना, इसका मान शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है और पूर्णांक संख्या में भी हो सकता है। तो आप लिखना शुरू कर दें, अभिक्रिया की कोटि टॉपिक डाल लें और फिर लिखें किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है भाई, नीचे लिखेंगे, लाइन बदल देंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद के
वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है या अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है ना, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसके बाद में ये उतार लेंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद में ये भी उतार लेंगे और फिर एग्जाम्पल भी उतार लेंगे। चार फटाफट ये उतारें। ये अभिक्रिया की कोटि x + y = n मान लिया। प्रायोगिक राशि है, इसका मान 0 भिन्नात्मक पूर्णांक संख्या में हो सकता है। इसके बाद में एग्जाम्पल उतार लें। इस प्रकार जो अपना अगला टॉपिक है वो देखते हैं। छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया, ये जो छद्म कोटि की जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया परिभाषा है इसकी ऐसी: रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता 2 तथा अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। अभिक्रिया जिसकी
अणुसंख्यता 2 तथा अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, यानी ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जिनकी अणुसंख्यता तो 2 हो और अभिक्रिया की कोटि 1 हो, वो छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती। छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया, छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन। तो एस्टर एथिल एसीटेट जैसे CH3COO C2H5 जल अपघटन करा रहे हैं तो H2O। माध्यम कौन सा है? अम्लीय, तो यहाँ H+ आ जाएगा, ठीक है ना। तो बनेगा क्या इसमें? एक तो अम्ल बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा। तो CH3COOH+ C2H5OH, ठीक है ना, ये बन गया। तो अम्ल और एल्कोहल बन गए। इसकी अणुसंख्यता बराबर 2। एक अणु ये रहा और एक अणु ये रहा। अणुसंख्यता में तो जितने विकारक अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या को ही तो कहते हैं अणुसंख्यता। और इसके बाद में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करेंगे तो इसका अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे। अभिक्रिया की कोटि बराबर 1, तो इसका अभिक्रिया वेग बराबर K CH3COO C2H5, ठीक है, और H2O, तो H2O के पर 0। मैंने ये अभी अभिक्रिया की कोटि पढ़ाई थी, उसी समय बताया था जो पदार्थ अधिकता में होता है उस पदार्थ को नहीं गिना जाता है और जल को अभिक्रिया की कोटि में नहीं गिना जाता है। तो देखो यहाँ जल अभिक्रिया की कोटि में नहीं गिना जाता है, इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यह हो गया, इसका तो हो जाएगा क्या, 0 आ गया इसकी घात, इसका मतलब 1 और 1 है ही केवल। तो ये हो गया 1 + 0 बराबर 1, तो अभिक्रिया की कोटि आ गई 1। तो एग्जाम इसकी छद्म कोटि अभिक्रिया टॉपिक डाल लेंगे आप, छद्म कोटि की अभिक्रिया टॉपिक डाल लेंगे। छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया, छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की कोटि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता 2 तथा अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता 2 तथा अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। अणुसंख्यता 2 तथा अभिक्रिया की कोटि 1 होती है।
छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल उतार लें। एग्जाम्पल नंबर 1, ये पूरा उतार लें। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है शर्करा का जल अपघटन C12H22O11 प्लस H2O, शर्करा का जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, यहाँ भी अम्लीय कर लेते हैं अभी का अम्लीय जल अपघटन। तो ये बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। तो इसकी अणुसंख्यता वही 2, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी भाई 1, अभिक्रिया वेग क्या है कि C12H22O11, इसकी तो पावर आ जाएगी 1 और H2O इसकी पावर हो जाएगी 0। इस प्रकार ये हो गया। तो लिख लें आप शर्करा का अम्लीय जल अपघटन। दूसरा एग्जाम्पल शर्करा का अम्लीय जल अपघटन। उसके बाद में ये छाप दें। इसके बाद में अगला एक उदाहरण और देखते हैं। N2O5 का तापीय विघटन N2O5
विघटित होता है NO2 प्लस O2, ठीक है ना, और NO2 प्लस O2, यह है संतुलित समीकरण। तो इसकी अणुसंख्यता क्या हो गई, अणुसंख्यता बराबर 2, ठीक है ना। और अभिक्रिया की कोटि इसकी ज्ञात करेंगे। वैसे अभिक्रिया की कोटि एक ही होती है, तो N2O5 का विघटन अनेक पदों में होता है, या क्रियाविधि देख लेते हैं इसकी। क्रियाविधि N2O5 के 2 अणु हैं, जिसमें N2O5 के एक अणु का विघटन होता है N2O3 प्लस N2O3 प्लस O2, हाँ O2 बचेगा। अब इस N2O3 का पुनः विघटन होता है तो NO2 प्लस NO इसमें होता है, और इस ये जो NO है ये दूसरे NO2 के साथ में N2O5 के साथ में विघटित होता है, विक्रिया करता है, तो ये बनता है NO2, ठीक है, 3NO2। इस प्रकार ये विघटन होता है, 3NO2 बन जाता है। ये जो पद होता है ये सबसे धीमी गति से, ऊपर वाला जो पद है सबसे धीमी गति से होता है, अर्थात ये जो पद है धीमी गति से होता है और ये पद दोनों तीव्र गति से होते हैं, ठीक है ना। तो धीमी गति से होने वाले पद के आधार पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। इसलिए अभिक्रिया नीचे लिख देते हूँ, अभिक्रिया वेग बराबर के N2O5, ठीक, और इसकी घात 1। इस प्रकार ये होगा इसका। अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर, अभिक्रिया की कोटि बराबर 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को ऐसे कैसे उतार लें, एग्जाम्पल को ऐसे कैसे उतार लें पूरे को। थर्ड एग्जाम्पल को N2O5 का तापीय विघटन, पूरे को ऐसे कैसे उतारें इसको। अब इसमें ये पूरा उतारने के बाद में नोट डाल के लिखें, ठीक है ना। नोट डाल के लिखेंगे, नोट में पहला पॉइंट नोट लगा लेंगे और नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अधिकता में होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अधिकता में होता है उसे अभिक्रिया की कोटि में नहीं गिना जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अधिकता में होता है उसे अभिक्रिया की कोटि में नहीं गिना जाता है। अभिक्रिया की कोटि में नहीं गिना जाता है। नंबर 2 पॉइंट डालेंगे, जटिल अभिक्रियाओं में, जटिल अभिक्रियाओं में
अभिक्रियाएं अनेक पदों में संपन्न होती हैं। जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रियाएं अनेक पदों में संपन्न होती हैं। अनेक पदों में संपन्न होती हैं, जैसे ये अपन ने पद देखे हैं, ये अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न हो रही है, ठीक है ना। अनेक पदों में संपन्न होती हैं, जिनमें सबसे धीमी गति से होने वाले पद से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। जिनमें सबसे धीमी गति से होने वाले पद से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। जिनमें सबसे धीमी गति से होने वाले पद से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। जैसे अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद सबसे धीमी गति से होने वाला पद ही होता है, ठीक है ना। इसी से अपन ने यह अभिक्रिया की कोटि 1 ज्ञात की है, ठीक है। तो इस प्रकार ये थी छद्म कोटि की अभिक्रिया या आभासी कोटि की अभिक्रिया। इसलिए अपन ने आज अनुसंख्यता, अभिक्रिया की कोटि और छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद। अगली क्लास में देखेंगे अब